Hello everyone, welcome back to our channel Trick Pharmacy. So in the series of benzene we are going to discuss a new topic, resonance in benzene. तो सबसे पहले मेरा एक सवाल है आप लोगों से, आपने ये दोनों स्ट्रक्चर, मैंने ये दोनों स्ट्रक्चर बनाए थे, आप लोगों ने ये दोनों स्ट्रक्चर देखे होंगे। तो ये तो समझ में आता है कि यहाँ पे बेंजीन के अंदर अलग अलग बॉन्ड्स को प्रॉपर्ली शो किया गया है, पर इसका क्या मतलब है? ये रिंग के अंदर एक दूसरी रिंग बनाने का क्या मतलब है? किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आया था? अगर ये क्वेश्चन आया था तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर अभी ये सवाल आ रहा है कि कहाँ से आ गई ये रिंग, तो वो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ इसी टॉपिक में। तो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें ऐसे बॉन्ड्स बने होते हैं, एक बॉन्ड यहाँ पे है, दूसरा बॉन्ड यहाँ पे है, तीसरा बॉन्ड यहाँ पे है, जिसको मैंने बताया था कि ये अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे अलग अलग एक के बाद एक हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स बोल रहे थे। तो जो ये बॉन्ड्स होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर जो होते हैं वो लूज होते हैं बहुत, और वो कंटिन्यूअसली इस रिंग के अंदर मूव करते रहते हैं। कभी ये पाई बॉन्ड इधर है तो यहाँ से ये यहाँ शिफ्ट हो गया, ये यहाँ से इधर शिफ्ट हो गया, ये इधर से इधर शिफ्ट हो गया। ये इस तरीके से एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो पहले ये बॉन्ड यहाँ पर था, ये यहाँ से शिफ्ट हुआ तो ये यहाँ बन गया, यहाँ से शिफ्ट हुआ तो ये यहाँ बन गया, और यहाँ से शिफ्ट हुआ यहाँ बन गया। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो पाई बॉन्ड्स होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो बहुत ही लूज होते हैं और वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। तो हम ये बता नहीं सकते कि ये इस बॉन्ड के बीच में बना है या इस बॉन्ड के बीच में या फिर इस बॉन्ड के बीच में। तो इसीलिए हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड का फॉर्मेशन करते हैं, ये दिखाने के लिए कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंटिन्यूअसली इस रिंग के अंदर मूव कर रहे हैं। और ये कंटिन्यूअस मूवमेंट को शो करने के लिए हम लोगों ने ये वाला स्ट्रक्चर भी देखा था। ये स्ट्रक्चर भी सही है एकदम ही, ये दिखा रहा है, ये गोल गोल जो बना हुआ है ये चीज़ शो कर रहा है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंटिन्यूअसली इस रिंग के अंदर डीलोकलाइज्ड हैं। आई होप आप लोगों को अब ये समझ में आया होगा कि ये ऐसा स्ट्रक्चर होता क्यों है आखिर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एरोमेटिक कैरेक्टर एंड हक्कल्स रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए जान लेते हैं एरोमेटिसिटी क्या है। तो एरोमेटिसिटी एक ऐसा वर्ड है जो कि अराइज होता है अरोमा से, और जिसका मतलब होता है प्लीजेंट स्मेल। तो जो भी कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं उनकी कोई ना कोई फ्रेग्रेंस या प्लीजेंट स्मेल होती है। तो पहले साइंटिस्ट लोगों ने ऐसे कंपाउंड जिनके पास कोई प्लीजेंट स्मेल है उनको एक सिंगल कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया था। वो कैटेगरी थी एरोमेटिक कंपाउंड्स की। बट आगे जाके हमें पता लगा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो कंपाउंड एरोमेटिक हैं उनके अंदर स्मेल हो। तो ये चीज़ हमें पता लगती है हकल्स रूल की हेल्प से। तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, पहले पढ़ लेते हैं एरोमेटिसिटी क्या है। एरोमेटिसिटी इज अ स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेटेड साइक्लोएल्कीन दैट इनहेंसेस द स्टेबिलिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो आइए सबसे पहले ये वर्ड जान लेते हैं, कॉन्जुगेटेड साइक्लोएल्कीन्स क्या है। तो यहाँ हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं बेंजीन का। जैसे ये बेंजीन है तो यहाँ बेंजीन साइक्लिक है, प्लस अगर डबल बॉन्ड है तो हम लोग एल्कीन बोलते हैं, और इसमें कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है। कॉन्जुगेशन कोई भी टाइप का हो सकता है, पाई सिग्मा पाई हो सकता है, पाई सिग्मा लोन पेयर हो सकता है, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, और पाई सिग्मा फ्री रेडिकल भी हो सकता है। ठीक, तो बेंजीन के अंदर हमें कौन सा कॉन्जुगेशन दिखता है? पाई सिग्मा पाई का। यहाँ पाई है, फिर सिग्मा बॉन्ड है, फिर पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा बॉन्ड है, फिर पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा बॉन्ड है, फिर पाई बॉन्ड है। क्या हुआ? पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई। तो यहाँ पे ये कॉन्जुगेशन है इसके अंदर। तो हम लोग बेंजीन को बोलेंगे कि ये कॉन्जुगेटेड साइक्लोएल्कीन है। और अगर कहीं पे भी ऐसी कोई प्रॉपर्टी प्रेजेंट है कि मतलब वो साइक्लोएल्कीन है और उसमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, तो ये जो है उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी को इन्हेंस कर देता है। कैसे? जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं और उनके डीलोकलाइजेशन से ये कंपाउंड बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं एरोमेटिसिटी। मैं एक बार फिर से इस प्रॉपर्टी को रिपीट कर देती हूँ। एरोमेटिसिटी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है किसी भी कॉन्जुगेटेड साइक्लोएल्कीन की, जो कि पाई इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकलाइजेशन की वजह से उसकी स्टेबिलिटी को इन्हेंस कर देती है। कोई कंपाउंड है, अगर उसमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, वो साइक्लिक है और एल्कीन है, साइक्लोएल्कीन है, तो उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे और वो डीलोकलाइजेशन में होंगे, तो वो उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी को इन्हेंस करेंगे। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ हो। तो नेक्स्ट पॉइंट है, all the compound that have this property are called as aromatic compound and benzene and its derivatives are aromatic। मतलब जिस भी कंपाउंड के पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी होती है कि वो साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, और मतलब साइक्लोएल्कीन है और कॉन्जुगेटेड है, तो वो एक्स्ट्रा स्टेबल है, और इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे एरोमेटिसिटी, और ऐसे कंपाउंड को बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। और बेंजीन और उसके डेरिवेटिव जो होते हैं वो एरोमेटिक होते हैं। सो आइए अब आ गया है मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक,
हक्कल्स रूल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही आसान सा रूल है और ये यूज़ किया जाता है साइक्लिक कंपाउंड को ये पता करने के लिए कि जो साइक्लिक कंपाउंड है वो एरोमेटिक है या फिर नहीं है। तो देख लेते हैं। हक्कल्स रूल वॉज प्रपोज्ड बाय अ जर्मन केमिस्ट एनरिच हक्कल। तो एनरिच हक्कल एक जर्मन केमिस्ट थे जिन्होंने ये हक्कल्स रूल दिया था। हक्कल्स रूल इज यूज टू डिटरमाइन वेदर अ साइक्लिक कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉट। तो ये रूल इस्तेमाल किया जाता है साइक्लिक कंपाउंड्स के ऊपर ये पता लगाने के लिए कि वो एरोमेटिक कंपाउंड हैं भी या फिर नहीं। बहुत ही आसान सा एक फॉर्मूला है और इसकी गिन के 4 कंडीशंस हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं पता लगाने के लिए कि कोई जो कंपाउंड हमको दिया गया है, कोई भी एग्जांपल है क्वेश्चन में, वो एरोमेटिक है या फिर नहीं एरोमेटिक है। तो आइए देख लेते हैं ये रूल क्या है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल द कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, ring should be planar, ring should be conjugated, it means pi electrons must be delocalized all over the ring, number of the pi electrons must fit in the formula of 4n plus 2 pi electrons where n is equal to 0 1 2 3। कुछ समझ ही नहीं आया तो एक एक पॉइंट को हम लोग कवर कर लेते हैं। पहले कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। साइक्लिक का क्या मतलब हुआ? कोई भी रिंग जैसा बना हो और मिनिमम कितने कार्बन की रिंग बन सकती है? तो मिनिमम 3 कार्बन की रिंग बन सकती है। ये रिंग हो गई, ये 3 कार्बन की रिंग है, ये 4 कार्बन की और ये 6 कार्बन की रिंग है। ओके, और रिंग शुड बी प्लेनर। प्लेनर का मैंने बताया था, प्लेनर कैसे पता लगेगा कि कोई रिंग जो है वो प्लेनर है? तो अगर उसके पास जो भी कार्बन है, सपोज यहाँ पे कार्बन है इस रिंग के पास, मैंने यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बना दिया, तो ये रिंग हमको ये बता रही है कि जितने कार्बन हैं इसमें वो सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज हैं। ये हो गया नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद रिंग शुड बी कॉन्जुगेटेड, इट मीन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी डीलोकलाइज्ड ऑल ओवर द रिंग। तो ये पॉइंट क्या कहता है कि जो रिंग है उसके अंदर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट हो। जैसे यहाँ पे कौन सा कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है? पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। तो यहाँ पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। हाँ, उसके बाद लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन मस्ट फिट इन द फॉर्मूला ऑफ 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन लिखा है, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है और हम लोग क्या करते हैं, पाई बॉन्ड को काउंट कर लेते हैं। गलत बात है। पाई इलेक्ट्रॉन्स को कैसे काउंट करेंगे? जैसे कोई भी अगर पाई बॉन्ड बना हुआ है, जैसे ये पाई बॉन्ड बनाए हैं हम, यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड्स बने हैं, तो 1 पाई बॉन्ड इज इक्वल टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये चीज याद रखिए हमेशा के लिए, 1 पाई बॉन्ड इज इक्वल टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत हेल्प करेगी, नहीं तो कई बार कंफ्यूजन की वजह से क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो ये है लास्ट कंडीशन कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और हाँ, यहाँ ये जो फॉर्मूला है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, तो यहाँ पे ये जो n है, n कैन बी 0 1 2 3 4 और एनी नंबर। ठीक, मतलब यहाँ पे जो n है वो 0 से स्टार्ट होगा। तो अगर हम लोग इसको एक बार रख के मैं बता देती हूँ। अगर सपोज यहाँ पे n की वैल्यू 0 है, अगर मैंने यहाँ पे n की वैल्यू 0 रख दी है, तो हमें क्या मिलता है कि कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर है, अगर उसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो भी वो एरोमेटिक हो सकती है। इसका मैं एग्जांपल बताऊंगी, ये किस कंपाउंड का, किस कंपाउंड में ऐसा पाया जाता है कि जिसके पास सिर्फ 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब एक सिंगल पाई बॉन्ड होता है, फिर भी वो एरोमेटिक होती है। अभी बढ़ चलते हैं अपने एग्जाम्पल्स की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है। सपोज यहाँ सबसे पहला एग्जाम्पल है बेंजीन का। हम लोग बेंजीन इस तरह से भी बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर साइक्लिक है। तो हाँ, ये स्ट्रक्चर साइक्लिक है। उसके बाद प्लानर के लिए जब अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ये प्लानर है। तो यहाँ पे मैंने बताया है कि ये बेंजीन रिंग है तो ये प्लानर है। उसके बाद लास्ट में देख लेते हैं, तीसरी कंडीशन होती है कि ये प्रॉपरली या कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है या नहीं। तो यहाँ देख लेते हैं पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, हाँ, तो ये कॉन्जुगेटेड है। ठीक, और लास्ट कंडीशन के लिए यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया है ये क्वेश्चन अच्छे से। तो यहाँ 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रखें, फॉर्मूला है, और यहाँ पे हम कैसे इसको यहाँ पे ये रखे हैं, तो यहाँ 3 पाई बॉन्ड है, तो 3 पाई बॉन्ड इज इक्वल टू 2 × 3 पाई
इलेक्ट्रॉन, तो ये आ गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसीलिए यहाँ पे मैंने 6 पाई इलेक्ट्रॉन रख भी दिया है। ठीक, तो ये क्या हो गया 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये हो गया 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ये +2 इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, अगर इस साइड हम लोग इसको लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ मैंने क्या लिखा है 4n = 6 - 2, तो n की वैल्यू आ गई 4, मतलब n = 1। तो हाँ ये एरोमेटिक है। मैं इसको फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सपोज मैंने लिया एग्जाम्पल लिया बेंजीन का। ठीक, तो ये साइक्लिक प्लेनर, ये सारी कंडीशंस हैं। मुझे ये देखना है कि यहाँ पे 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला फॉर्मूला मैं अगर पुट कर रही हूँ तो ये सही आ रहा है कि नहीं। हमें ऑलरेडी पता है कि ये एरोमेटिक है, बट हम यहाँ पे फॉर्मूला चेक कर रहे हैं कि ये सही है या नहीं। तो यहाँ पे तीन यहाँ पे पाई बॉन्ड्स हैं, तो 3 पाई बॉन्ड का क्या मतलब हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो यहाँ पे आ गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो यहाँ 4n इसी साइड रह गया, ये इधर प्लस में है, अगर हम लोग इसको RHS ले जाएंगे तो ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये पॉजिटिव साइन चेंज होकर माइनस में हो जाएगी, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। ठीक, 6 में से 2 गए तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गया। n = 4/4 आ गया, n की वैल्यू आ गई 1। तो हमने देखा ही था कि n की जो वैल्यू है वो या तो 0 हो, हमने देखा था कि जो n की वैल्यू है वो या तो 0 हो सकती है, या तो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, मतलब 0 से इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आई है 1, इसलिए ये बेंजीन जो है, बेंजीन एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर है। ठीक, ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल सॉल्व करा देती हूँ। दूसरा एग्जाम्पल है ये स्ट्रक्चर का। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग एक बार फिर से फॉर्मूला रख देते हैं। मैंने जितने भी एग्जाम्पल्स लिए सारे स्ट्रक्चर इसमें प्लेनर हैं, तो इसको आप लोग आराम से यूज कर सकते हैं। यहाँ काउंट कर लेते हैं, तो यहाँ सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब यहाँ 1 पाई बॉन्ड है, तो इसका मतलब क्या हुआ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक, तो यहाँ मैंने पुट कर दिया 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पॉजिटिव में अगर साइन है तो हम लोग अगर इसको RHS मूव कराएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 4n इज इक्वल टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन माइनस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों कैंसिल होके 0 हो गया, 4n इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। 0 से किसी भी डिजिट को हम लोग डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगी। तो अब ये एरोमेटिक है या नहीं, ये चीज़ हम लोग चेक कर लेते हैं कि हकल्स रूल ने क्या बताया था। अगर n की वैल्यू 0 आ रही है तो भी वो कंपाउंड एरोमेटिक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि इट इज़ अ एरोमेटिक कंपाउंड। एक लास्ट एग्जाम्पल और ले लेते हैं। यहाँ पे ये फ्यूरान का स्ट्रक्चर है। ये एग्जाम्पल इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है, तो कैसे पता लगेगा ये कॉन्जुगेटेड है या नहीं। कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है, पता नहीं ये कॉन्जुगेटेड है कि नहीं है, तो वही मैं बताने के लिए इस एग्जाम्पल को इंक्लूड की हूँ। तो ये सबसे पहले तो ये साइक्लिक है, और मैं ये बता रही हूँ कि यहाँ पे मैंने सारे ही प्लेनर स्ट्रक्चर्स लिए हैं, तो ये सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। और थर्ड कंडीशन की कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए, तो यहाँ पे पाई सिग्मा, और ये है यहाँ पे लोन पेयर। ठीक, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा। ठीक, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन कौन कौन सा प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 टाइप का कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, पाई सिग्मा पाई, और दूसरा क्या है पाई सिग्मा लोन पेयर। ठीक, 2 टाइप का कॉन्जुगेशन है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, चाहे अलग अलग कॉन्जुगेशन ही सही, लेकिन कॉन्जुगेशन है यहाँ पे। ठीक, तीसरी कंडीशन फुलफिल हो गई, और अब हमको तीसरी कंडीशन देखनी है फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है।
तो यहाँ पे हम लोग काउंट कर लेते हैं कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 1 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, प्लस 2 लोन पेयर, यही वाला इंक्लूड किया जाएगा। 1 2 लोन पेयर, ये वाला जो बाहर है, इस एटम के बाहर है, वो रिंग के बाहर है, उसे हम लोग नहीं कैलकुलेट करेंगे इसमें। तो क्या हुआ, 2 पाई बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसको भी हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो ये क्या हो गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, तो कितना आया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब हम लोग इस फॉर्मूला से चेक करते हैं ये एरोमेटिक है या नहीं। तो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 4n यहाँ से ये पॉजिटिव था, इधर प्लस में था तो इधर माइनस में हो जाएगा। 6 पाई इलेक्ट्रॉन माइनस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4/4, तो n की वैल्यू आ गई 1। ठीक, तो ये 1 वैल्यू आई है, तो इसका मतलब है कि ये फिर से ये जो कंपाउंड है ये फुलफ़िल कर रहा है चौथी कंडीशन को भी, जो कि वैल्यू 1 आई है, n की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब इस फॉर्मूला में ये फिट हो रहा है और ये कंपाउंड भी एरोमेटिक है। और कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को शो करने जा रही हूँ। ये एग्जांपल आप लोग में से देखते हैं किसको आता है। और अब मैं स्क्रीन पे शो कर रही हूँ कुछ एग्जांपल, यहाँ पे 4 एग्जांपल हैं, इसको आप लोग अपने आप से ट्राई करिएगा। और अगर आपको ये समझ आया होगा हकल्स रूल, तो आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और मुझे बताइएगा इसमें से कौन कौन सा एग्जाम्पल एरोमेटिक है और कौन सा नहीं है, और नहीं आएगा तो बाकी मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करूँगी ही। और आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया हो। थैंक यू।